Good afternoon, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history. History second lesson. And second lesson name is India events after 1960. Okay. Open your page number 5. Lesson number 2. First of all, today's date, standard and subject. Standard 9th, date 6 August 2020, subject history. Second lesson, India events after 1960. Okay. Look at the textbook and listen carefully. India became independent in 1947. See, India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. देखो अब इंडिया कौन सा नेशन बन गया था? सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. अब सोवरेन मतलब क्या और डेमोक्रेसी मतलब क्या? तो सोवरेन एंड डेमोक्रेसी मींस कि इंडिया के लोग ही इंडिया के रूल खुद बनाएंगे, उसको कहते हैं सोवरेन डेमोक्रेसी. तो जो रिपब्लिक हो गया था, इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? मेक रिपब्लिक इन इंडिया 1950. एंड फ्रीडम इंडिपेंडेंस कब हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में. उसके पहले ब्रिटेन के लोगों का यहाँ पर इंडिया पे रूल चलता था. तब तक हम उनके अंडर में रहते थे, ब्रिटेन के. 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया और उसके आफ्टर 3 ईयर आफ्टर 1950 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर दिया था और इंडिया फिर सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था. मतलब खुद के कंट्री के ही लोग ही खुद के कंट्री के लिए रूल बनाने वाले, उसको कहते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक. बाहर की कंट्री आकर हमारी कंट्री का रूल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्या करना है, कैसा रहना है, किसको क्या पनिशमेंट देना है, वो नहीं बनाएंगे रूल. तो ये रूल कौन बनाने वाले? इंडिया के लोग ही खुद के लिए रूल बनाए, उसको कहते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. द इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीकल्चर and people of the various language, religious ethnicities and caste live together. तो इसमें देखो क्या क्या है अब कि द इंडिया सोसाइटी इज मल्टीकल्चर एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेज. बहुत सारे लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है. रिलीजियस, बहुत सारे यहाँ पर धर्म होते, अलग अलग रिलीजन के लोग होते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब रिलीजियंस है. इथनिसिटीज एंड कास्ट लिव टुगेदर. अब यहाँ पर कास्ट के लिए लिव टुगेदर मतलब क्या? अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो उनको ऊपर लाने के लिए इंडिया ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए? रूल बनाए. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीड टू द सॉल्व डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. देखो आप, जैसे इंडिया को डेवलपमेंट मिला था, जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके सामने बहुत प्रॉब्लम. कौन कौन से प्रॉब्लम थे? इकोनॉमिक इशू था, पॉलिटिकल था, क्योंकि इकोनॉमी उस समय हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी. क्यों नहीं थी? कि ब्रिटेन ने सब लूटकर उनके कंट्री में लेकर चले गए थे, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी. पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर स्ट्रांग नहीं था उस समय, जैसे कि इंडिपेंडेंस हुआ, कौन कैसा क्या उसके रूल कैसे किसी को मालूम नहीं था. एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल जो पिछड़े वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और लो कास्ट के लोग हैं, तो ये जो वहाँ पर पहले थे कि वो कैसे उन्हें ऊपर लाना है, इसलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए उनके सामने क्या था? एक प्रॉब्लम था. The establishment of the Planning Commission and the emphasis on the industrialization was means
to achieve economic development and to the eliminate poverty in India. अब देख लो इसमें प्लानिंग कमीशन जो होता है ये 5 ईयर का प्लानिंग होता है, उसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन। तो ये कमीशन के सामने उन्होंने एक प्रॉब्लम रख दिया था इंडिया गवर्नमेंट ने कि आप क्या करो, इसके ऊपर सर्च करो कि कैसे हम ये इन कंडीशन से बाहर निकले, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल डेवलपमेंट से। तो इसको कैसे बाहर निकालना है, इसलिए कमीशन को अपॉइंटमेंट किया गया था, प्लानिंग कमीशन कहते हैं। वो 5 ईयर का होता है, 1947 से तो उसके आगे 5 ईयर, मतलब देखो काउंट करके 1952 तक वो कमीशन उसके ऊपर वर्क करने वाला था, क्या क्या करना पड़ेगा इसका वो प्लानिंग बनाएगा, उसे कहते हैं प्लानिंग कमीशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए होना चाहिए, इंडस्ट्री इंडिया में सब होनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों को फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर जॉब अवेलेबल होगा। अगर जॉब अवेलेबल नहीं होगी कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और लोग अपना खुद का गुजारा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। अगर लोगों को जॉब मिलेगा तभी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग होगी, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्हें बढ़ाना था उस प्लानिंग कमीशन में। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एलिमिनेट पॉवर्टी, जो भी पॉवर्टी है, गरीबी है, वो दूर करना था इन इंडिया। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड फेथ इन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इन द पॉसिबल फॉर अस द अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी देखो स्टेबिलिटी क्या होता है कि पहले क्या होता है कि इलेक्शन करना है, तो इलेक्शन में लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था, इलिटरेचर होते थे लोग, लिटरेचर कम होते थे। जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला था उस समय इलिटरेचर का जो भी पॉपुलेशन वो ग्रेट था, ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा थे उसके, इसलिए उस समय इलेक्शन में कोई उन्होंने नाम राइट नहीं किया था, किसी का नेम राइट नहीं किया था। तो वो क्या करते थे, एक सिंबल बनाते थे, जैसे कि उन्होंने हैंड का सिंबल बनाया था, उसको हम पंजा बोलते। कांग्रेस का सिंबल क्या था, पंजा था, मतलब वो हैंड था। तो वैसा सिंबल देखकर लोग क्या करते थे, उससे उसके ऊपर इलेक्शन करते थे। बीजेपी का क्या था, लोटस, वो एक फ्लावर था, उसका था। तो ऐसे अलग हर पार्टी के अलग अलग उन्होंने क्या बनाए थे, सिंबल बनाए थे, क्योंकि लोग इलिटरेट थे कि वो सिंबल देखकर वो वोटिंग कर पाए, इलेक्शन उसके हिसाब से होने वाले थे। At the same time, several social reforms, including on policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be the implemented. अब वीकर सेक्शन के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने फिर क्या किया था, उन्हें रिजर्वेशन दिया था, उनके सोर्स जो भी वहाँ पर कैसे कि जो लो कास्ट होते हैं, शेड्यूल कास्ट वगैरह, ऐसे जो कास्ट थे उस पीरियड में, अभी सब लोग ऊपर आ गए, सब स्ट्रांग बन गए। मगर उस ज़माने में जो भी मिडिल लोग थे, बहुत लो लेवल के लोग थे, उनको ऊपर, उसको कहते हैं वीकर सेक्शन, ऐसे लोगों को ऊपर लाना था गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने का काम किया। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको रिजर्वेशन दिया अलग अलग जॉब के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? और शॉर्ट टू द इम्प्लीमेंट, उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। द 1960 in the decades of the 1960 and several events occurred and which had a impact on the political situation in India. इस समय इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी। द रीजन्स ऑफ गोवा, अब देखो क्या था, गोवा, दीव एंड दमन वर फ्री एंड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल एंड बिकेम पार्ट ऑफ द इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन मतलब नेशन, इंडिया का एक नेशन। इंडिया के नेशन में दीव एंड दमन, इसमें किसका रूल चल रहा था, गोवा, दीव, दमन। यहाँ पे पोर्टुगीज, जैसे ब्रिटेन था वैसे पोर्टुगीज, ब्रिटेन तो चले गए थे 1947 में, मगर पोर्टुगीज ने अपना जो भी कब्जा नहीं छोड़ा था। वो गोवा, अभी जो हमारा स्टेट है गोवा और दीव एंड दमन, ये जो पार्ट है हमारे, इसके ऊपर किसका रूल चलता था 1960 तक, पोर्टुगीज का। तो उसको भी इंडिया ने हटाने का काम किया वहाँ से। उसके लिए बहुत सारे उनको फेस करना पड़ा पोर्टुगीज के साथ और उनको वहाँ से निकालना पड़ा, तभी जाकर वो इंडिया में शामिल हो गए, मगर इंडिया में इंक्लूड हो गए। उसके पहले वो किसका पार्ट, वो उसके ऊपर रूल किसका चल रहा था, पोर्टुगीज का ही चल रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंडिया के सामने फेस थे। जैसे इंडिया का आप मैप देखते हैं ना, तो जैसे आप 28 स्टेट थे, 8 स्टेट है और
कुछ हमारे अभी जो कश्मीर है उसके वो स्टेट में से वो स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है। तो अब यूनियन टेरिटरी कितने हमारे 11 हो गए, सॉरी 9 हो गए। पहले 7 थे, अभी 9 हो गए। और स्टेट जो थे 29 थे वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके 2 पार्ट हो गए। अब उसके 2 पार्ट कौन से, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हुआ और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया। ओके, जम्मू एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी। ऐसे ये 2 यूनियन टेरिटरी मेक हुए हैं और पहले 7 यूनियन टेरिटरी, ऐसे 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। मगर आज जो है, जो स्टेट है वो 28 है, ये याद रखो। तो पहले ऐसे स्टेट बहुत सारे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे ऐसे 550 के आगे ये यूनियन ये ऐसे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। तो उनको इंक्लूड करने का काम ये इंडिया के गवर्नमेंट पॉलिटिक्स लीडर ने इंक्लूड किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ऐसा एक इंडिया का फेस बनाया था। थोड़े दीव और दमन को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था पोर्तुगीज से छीनकर, क्योंकि पोर्तुगीज का वहां पर रूल चल रहा था। वो इंडिया का ही पार्ट था मगर वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, और उसके साथ बहुत सारे एक्शन लेकर इंडिया ने वो हमारे कब्जे में कर लिया। ये था गोवा, दीव, दमन। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑन विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962 and between two countries। देखो 1950 के आफ्टर एक कल्टिमिनेटेड इन वॉर हुआ था, जैसे कि ये वाला तिबेट करके जो पार्ट था इंडिया का, वो स्पेशली कंट्री था। तो वो किसने, चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया था। उनको हरा कर चाइना ने क्या कर लिया था, खुद के कब्जे में कर लिया था। और वो करने के बाद इंडिया और चाइना की बाउंड्री सेम हो गई थी, फिर पास में आ गई थी, क्योंकि पहले इंडिया की बाउंड्री, चाइना की बाउंड्री इंडिया की बाउंड्री के पास नहीं थी। मगर वो जैसे उन्होंने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, वैसे फिर चाइना और इंडिया की बाउंड्री क्या हो गई, वहाँ पर मतलब वो दोनों बीच में आ गई, इंडिया की बाउंड्री बीच में आ गई, और चाइना एक साइड में होगा और इंडिया एक साइड में होगा, क्योंकि तिब्बत को उन्होंने हासिल कर लिया था। और उस जो बाउंड्री उसको मैकमोहन लाइन भी कहते, वो लाइन फिर उस समय बनाई गई थी। और 1962 में ये हमारी बाउंड्री फिक्स नहीं थी चाइना और इंडिया की, और चाइना ने बोल दिया था वो वाला पार्ट हमारा है, इंडिया को बता दिया था हमारा वो पार्ट है, वो इंडिया का ही पार्ट था। मगर उनका जो पावर था, उनका जो मिलिट्री पावर था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि हम अभी इंडिपेंडेंस हुए थे इंडिया 1947 में, और उसके बाद 1962 में वार हुआ। उस समय तो इंडिया में सब प्रॉब्लम ही चल रहे थे, सब ये स्टेट इंक्लूड करने का, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का, पॉलिटिकल लीडर स्ट्रांग बनने का, ये सब प्रॉब्लम यही चल रहे थे। और उसी समय इंडिया के ऊपर इंडिया क्या करता था, हम भाई चाइना और हिंदी और चाइना, ये हम क्या है भाई ऐसा नारा लगाते थे। मगर चाइना ने अपने पेट में अलग ही रखा था, और इंडिया के साथ वो गद्दारी कर रहा था, और इंडिया के साथ कुछ अच्छे से उन्होंने व्यवहार नहीं किया था। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपना दोस्त मानते थे चाइना को, मगर उन्होंने हमें दोस्त नहीं माना, उन्होंने डायरेक्ट हमारे साथ वार का एक्शन ले लिया था 1962 में। और वहाँ पर हमारे सोल्जर भी तैनात किए वाले नहीं थे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोल्जर नहीं थे, क्योंकि हम उनके ऊपर यकीन करते थे। डू यू अंडरस्टैंड? तो उस समय 1962 में चाइना ने जैसे इंडिया के ऊपर अटैक किया, वैसे 28 इतनी दिल्ली का पार्ट जितना है, दिल्ली का जितना पार्ट है, वैसे 28 दिल्ली अगर हम आज काउंट करते उतना पार्ट इंडिया हार गया था चाइना से, क्योंकि हमारे बहुत सारे सोल्जर वहाँ पे मारे गए थे, और हमारे पास उतने हथियार नहीं थे जितना चाइना के पास था। इसलिए उस वार में हम हार गए थे। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में। 1962 between countries and war and fought in the region of the मैकमोहन लाइन, और उस लाइन जो लाइन बनाई गई थी वार के बाद, अब वो कौन सी लाइन है हमारी, मैकमोहन लाइन। Now stop lecture and we will meet next video. Thank you.